आजकल मेरा लड़का एक रामायण पढ़ रहा है। रखी भी हुई है यहाँ पे पीछे। अमर चित्रकथा वाली रामायण है। तो उसके मन में कुछ सवाल आए जो उसने मुझसे किए। मुझे ऐसा लगा कि यार ये सवाल तो मेरे मन में भी आए थे जब मैंने पहली बार रामायण पढ़ी थी। और मुझे लगता है कि हर किसी के मन में आते हैं जो कि पहली बार रामायण जैसा कोई ग्रंथ या रामायण या महाभारत जैसा कोई ग्रंथ पढ़ता है। और उससे एक प्रेरणा जगी मन में कि यार उसको जो मैंने जवाब दिया उसको मुझे एक वीडियो बना के डालना चाहिए। हो सकता है इससे कोई डिस्कशन खड़ा हो, लोग अपने विचार रखें। तो सवाल मैं ये बताता हूँ। उसने पूछा कि पापा ये वानर और राक्षस कौन थे जो राम जिनसे लड़ रहे थे, ये लोग अब क्यों नहीं है? और दिखते कैसे थे? और जो ये इन्होंने अमर चित्र कथा में दिखाया है क्या ऐसे ही थे? क्या उनका मुंह ऐसा होता था? मेरे मन में पहले तो लगा हाँ यार भाई जेन्युइन सवाल है। मैं उसे मैंने मतलब मुझे सही नहीं लगा कि अगर मैं उसे रोक दूं यार ये ऐसे मत सोचो और ऐसे मत सोचो। मुझे लगा नहीं, लेट्स एंटरटेन दिस क्वेश्चन। और तो मैंने उसको कहा कि तुम बताओ बेटा तुम्हें क्या लगता है? तो उसने वही चित्र अपना बनाया कि हनुमान जी का मुंह इतना बड़ा है और पूंछ है उनकी और वो उड़ सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल सही बात। तो कहते हैं क्या ऐसे ही था? आधी रात का समय था और पास ही जंगल में एक बिल्ली दम तोड़ रही थी। उसकी छटपटाहट बता रही थी कि उसे कुछ भीतर से निचोड़ रहा है। थोड़ी देर में बिल्ली को उसके कष्टों से छुटकारा मिल गया। उधर गंगू की पत्नी शीला भागती हुई चौपाल तक आई और अपने पति के दोस्तों को जोर से आवाज लगाई, मेरी मदद करो। उसकी चीख सुनकर गांव वालों का ध्यान उसकी ओर गया। वो बहुत व्याकुल थी, कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके पास से एक तीव्र गंध आ रही थी। शीला ने घबराती हुई आवाज में बताया कि गंगू की हालत बहुत खराब है। उसे तेज बुखार और शरीर से पसीने की जगह कुछ सफेद तरल रिस रहा है। लोगों ने मिलकर गंगू के द्रव्य से सने शरीर को गाड़ी पर लाद लिया, किंतु देर हो चुकी थी। शीला को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपना जीवन साथी खो दिया है। गाड़ी में बैठे दूसरे लोग सोच में पड़ गए कि क्या करें, शहर जाए या मृत शरीर को गांव वापस ले जाए। आखिर गंगू को क्या हुआ था? गांव पर कैसी मुसीबत आने वाली थी? क्या गांव वाले उसका सामना कर पाएं? जानने के लिए पढ़ें संक्रामक अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैंने कहा भाई मैं भी वही जानता हूँ जो कि तुम जानते हो, क्योंकि मैंने भी वही समझा है जो कि लिखा हुआ है। और वही पढ़ के मैंने भी माना कि हाँ, हनुमान जी ऐसे थे। तो कहता ठीक है, थे कौन ये, मतलब अब क्यों नहीं होते? हनुमान जी तो अमर हैं और बाकी कहाँ गए सब? तो मुझे लगा कि यार इसको कुछ तार्किक दृष्टि से भी इस समझने की जरूरत है। तो मैंने कहा बेटा देखो, अगर आप सोचने जाओ तो ये सब मानव ही थे। कुछ ऐसे मानव थे जो कि हमसे थोड़ा सा भिन्न दिखते होंगे। उनके सोचने का तरीका, उनके रहन सहन का तरीका, वो जो खाना खाते हैं, जहां रहते हैं, वो सब हमसे थोड़ा भिन्न रहा। मतलब हमसे मतलब हम जो उस समय राम, जो राम अपने आप को मानव मनुष्य कहते थे, वो ऐसा। ऐसे ही जो राक्षस थे वो भी कुछ अलग रहे होंगे। उनके पास कुछ शक्तियां होंगी दिमागी तौर पर, जो कि बहुत आसान होंगी उनको समझने के लिए, जानने के लिए। फिर मेरा दिमाग चल गया कि यार इतना सब कुछ, इतना आर्कियोलॉजी की, पैलियोंटोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, तो उस नजरिए से सोचो क्या क्या कहोगे इसका। तो मुझे लगा कि यार अगर वानर हैं या रहे होंगे तो कौन रहे होंगे? क्या वो एक सब स्पीशीज थी ह्यूमन की, या पैरेलल स्पीशीज थी ह्यूमन की?
अगर थी तो उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पैलियोंटोलॉजी में तो कहीं ना कहीं कुछ हड्डियां मिल जानी चाहिए, कोई ऐसा कंकाल मिलना चाहिए जिसमें वानर जैसा दिखे, हाइट कुछ हमारे जैसी हो या हमसे थोड़ी कम हो, पूंछ हो, और फिर साइंटिस्ट लोग पता लगा लेंगे कि हाँ भाई ये एक सब स्पीशीज है, जिसको फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये रामायण काल के वानरों जैसा ही दिख रहा है ये कंकाल। तो अभी तक तो ऐसा कोई मिला नहीं है। यही असुरों के लिए भी है, लेकिन असुरों के साथ कोई अलग उनका कुछ फिजिकल फीचर कुछ अलग हो, बड़े कहे जाते थे, विभत्स कहे जाते थे, मतलब कंकाल हमसे बड़ा होगा। अगर एक असुर को, एक नॉर्मल असुर को एक मानव से देखा जाए तो असुर थोड़ा बड़े होंगे, उनका कंकाल थोड़ा मोटा होगा, चौड़ा होगा। बाकी दांत हैं नहीं अलग से, वो तो मैं नहीं जानता, वो तो रामानंद सागर और बाकी लोगों ने वैसा उनको दिखाया। लेकिन कुछ कुछ चीजें हो सकती है, ब्राउ रिज थोड़ी सी चौड़ी हो सकती, थोड़ा सा चेहरा चौड़ा दिखेगा, बड़ा आंखें दिखेंगी, आई सॉकेट बड़े हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई कंकाल नहीं देखने को मिला अभी तक, कहीं पे भी कोई फॉसिल फाउंड नहीं मिला ऐसा, जबकि ये तो बहुत पुराने नहीं होने चाहिए। पौराणिक कथाओं में जाए तो वो तो उनका तो अलग ही है कि मतलब 12 जो लोग थे, ब्रह्मा जी ने 12 लोग बनाए, उन 12 ऋषियों ने फिर अलग अलग जातियां बनाई। वो तो एक अलग ही सिस्टम हो गया, मैं उसमें जाने नहीं चाहता हूँ। क्योंकि जो युग के हिसाब से तो हजारों लाखों साल का युग होता है, और उस युग के बाद फिर द्वापर युग में बानर बिल्कुल खत्म हो गया, और आज के युग में तो बानर है ही नहीं। तो वो मेरे लिए वो डेफिनेशन काफी नहीं है समझाने के लिए, ना मुझे खुद भी समझने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब स्पीशीज तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर सब स्पीशीज होते तो या तो अभी तक हमें कोई इनका फॉसिल मिला नहीं है और हमें और खोदना चाहिए, ढूंढना चाहिए, या फिर ये थे ही नहीं सब स्पीशीज। ये कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल जैसे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ, वैसे ही कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद में भाई ऐसा तो नहीं है कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जब आया तो वो सभी मानवों को एक साथ मिल गया होगा। कुछ मानव जो होंगे, कई सारी पैरेलल स्ट्रीम चल रही होंगी, कुछ ने एग्रीकल्चर को अपना लिया, कुछ ने पहाड़ों पठारों चट्टानों और पेड़ों पे रहने वाली लाइफस्टाइल अपना ली होगी। ठीक है, उनको वो आसान लगता होगा कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर एवोल्यूशन ने उनको फेवर भी किया होगा कि उनके पैर ग्रिप करने वाले ऐसे बने होंगे कि वो डाल पकड़ सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों में ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पैर इतने चौड़े हो गए अंगूठे और उसके बीच में कि वो पकड़ सकें उनको, चूंकि वो चढ़ने उतरने पेड़ों पे और फिसलन वाली जगहों पे, तो वो पैर उस तरह हो गया उनका। तो हो सकता है ये चीज ऐसे बंदरों के साथ भी रही हो, ये वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो जो कि एग्रीकल्चर न करके पाषाण युग के हथियार, पत्थर और लकड़ी के लट्ठे और इस तरीके की चीजें बना के लड़ते हो, कंदराओं में, गुफाओं में, पेड़ों के ऊपर, इन पे रहना इनको पसंद आता हो। जैसे किष्किंधा नगरी जो बताई जाती है वो बेसिकली गुफा, पर्वत के अंदर जो गुफाएं होती है उसके अंदर की नगरी, बसी हुई नगरी थी। विच मीन्स कि ऐसे ये मानव ऐसे रहते होंगे कि जैसे कि भाई ये नेचुरल शेल्टर है, इसके अंदर रह लो, इसके एंट्रेंस को गार्ड किया जा सकता है, इसकी जितने भी एंट्रेंस जहां से भी, वहां से गार्डिंग की जा सकती है। पहाड़ों के ऊपर रहो तो आप दूर दूर तक ये देख सकते हो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो कि जब सुग्रीव ने ऊपर से अपने पहाड़ जिसमें भाग गया था बाली के डर से, तो उसने अपने देखा जब यहाँ भाई दो लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और हाथ में धनुष बाढ़ लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग एक सब स्पीशीज ना होकर मानवों के ही एक सब ग्रुप है, जो कि जो एग्रीकल्चर, सिटी ड्वेलिंग, विलेज ड्वेलिंग में, मतलब गांव और शहर के जैसे जैसे हम लोगों ने बनाया है, मानवों ने बना लिया था, या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बना लिया था कि भाई घर होंगे, नाली होगी, द्वार होगा, किलाबंदी होगी, सब अपने आप बना रहे हैं, जंगल काट के उसको एक शहर बना लेंगे। वो न रह के जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, गुफाएं और पेड़, इनमें वो रहते होंगे, इनमें इनमें वो इतना आगे एडवांस हो गए होंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, सिटी और विलेज बने, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज जैसे विलेज होंगे जिसमें सब कुछ है, बड़ा मुश्किल होता होगा उन्हें बनाना।
कुएं खोदना, पानी का स्टोरेज बनाना, उसी जगह जो दूसरी मानव सभ्यताएं हैं जो कि गुफाओं में रहने में एक्सपर्टीज जिनको आ गई है, वो नहीं जाना चाहेंगे। क्योंकि जो नॉलेज है, जैसे आज भी जो नॉलेज है कि एक गांव कैसे बसाना है, वो सहज है। ऐसे ही जो जिन लोगों ने गुफाओं में रहने को डेवलपमेंट के टेक्निक्स डेवलप करी होंगी, वो उसको आसान मानती होंगी। उनको वहां से शिफ्ट होके इधर ले आना, नहीं अब तुम गांव में नीचे उतर के जंगल साफ करके सड़कें बनाओगे, घर बनाओगे, प्लॉट बनाओगे और उनमें रहोगे, उनके लिए आसान नहीं होगा। तो उनको वो सभ्यताएं जो कि गांव और शहरों और एग्रीकल्चर में बेस्ड थी, वो उन्हें वानर कहने लग गए। क्योंकि वो वानरों के, भाई अगर आप गुफाओं में रहोगे तो खेती कहां करो? खेती करने के लिए तो गुफाओं से बाहर आना पड़ेगा, है उसे खेती को बचाना पड़ेगा। वो आप करना नहीं चाहते हो, आप ऊपर बैठ के तो वहां क्या मिलेगा? आप जो फल हो सकते हैं वो आप लाओगे, मेजर फ्रूट आपकी डाइट का मेजर हिस्सा होगा। थोड़ा बहुत शिकार कर लोगे आप कि भाई ये जानवर खा लिया, वो खा लिया। पानी आपको पहाड़ों में मिल ही जाता है, कहीं ना कुछ रखा हुआ। तो ये वो सभ्यताएं हो थी जो कि केव ड्वेलिंग और माउंटेन टॉप ड्वेलिंग पे अपने आप को स्टेबल किए हुए थी। और उनको लगता था कि यार इसको नए तरीके, कुछ लोग चेंज कर रहे होंगे। हो सकता है कि वानरों का जो साम्राज्य इसलिए चला गया कि उन्होंने धीरे धीरे पूरी तौर पे जो केव ड्वेलिंग और माउंटेन टॉप और ट्री टॉप ड्वेलिंग को छोड़ के, वो जो बाकी मनुष्य, उन्हीं के जैसे मनुष्य नई टेक्निक्स ले आए थे, वो उनको अपना लिया। और वो भी थोड़ा थोड़ा पैच ऑफ लैंड क्लियर करके उसमें अपना एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया। इससे जो है उनका काम चलने लग गया था। तो मुझे ऐसा, मेरे दिमाग को ये ज्यादा कन्विंसिंग लगता है मानना कि ये मनुष्य ही थे, और मनुष्य होने के कारण इनके दिमाग, देखिए ये मानवों के साथ इनके संबंध बनते थे, और बच्चे भी पैदा होते थे। विच मीन्स कि सब स्पीशीज होगा तो बच्चे तो हो ही नहीं सकते, विद इन स्पीशीज ही बच्चे हो सकते हैं। तो ऐसे में ये मान लेना कि ये जानवर, ये बंदर थे, तो मुझे लगता नहीं है था। और मुझे ये भी यकीन है कि इनके अंदर थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी थी। दे मस्ट हैव डेवलप्ड द स्टोन टूल्स टू सच ए लेवल दैट दे फाउंड दैट इट इज मोर देन सस्टेनेबल फॉर अस। पूंछ का मतलब क्या? रस्सी बांध दो तब भी तो पूंछ जैसी दिखेगी। अगर रस्सी बंधी हुई है आपकी कमर में और आपने उसको माउंटेन टॉप पे बांध लिया, जैसे मान लीजिए जो स्पाइडरमैन होते हैं जो ऊपर बिल्डिंग को साफ करते हैं, अपने कमर में कुछ बांधते हैं ना, ताकि हुक लगा के लटक जाए और गिरे ना। तो वो उनको हो सकता है, उनका कल्चर हो कि अपने हमेशा अपने कमर में एक रस्सी बांध के रखेंगे, ताकि कहीं अगर अपने हाथों को फ्री करना और हमें लटके रहना, तो रस्सी को आपने उस जगह पेड़ से या कहीं से लटका दिया, बांध दिया, और आपके हाथ फ्री हो गए। फिर आप और हम लोग उन्हें, जो दूसरे मानव थे, उन्हें वानर कहने लगे। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विलुप्त नहीं हुए, ये धीरे धीरे एग्रीकल्चर बेस्ड में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज करके एग्रीकल्चर बेस्ड लिविंग में आ गए, और ये ग्रेजुअली हुआ होगा। और अब लगता है कि वो वानर होंगे। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है ये पूरी तौर पे वानर हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो अभी मेरा दिमाग कहता है वो यही है कि भाई ये वही मनुष्य थे जो कि एग्रीकल्चर, जैसे राम और लक्ष्मण, या फिर उत्तर भारत या इस एरिया के, या फिर हो सकता है किष्किंधा के ही आसपास के लोग, वहां पे एग्रीकल्चर हो, लेकिन ये पर्टिकुलर ग्रुप ये कह रहा हो कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो ये पेड़ों पे रहेंगे, हमारे लिए बहुत आसान है, तुम काहे के लिए चक्कर में पड़े हो, क्यों इतना कंस्ट्रक्शन करवाना, चार दीवारी बनवानी है और फिर उसमें सेना इकट्ठी करनी, नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो ये वो ग्रुप रहा होगा जो एग्रीकल्चर को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करने लग गया। अब बात आती है राक्षसों की। तो राक्षसों के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि ये रात में चलते थे, मांस भक्षण इनका मेन था, किसी को भी मार के खा सकते हैं। और राक्षसों, रामायण में तो खास तौर पे लिखा गया है कि ये मानवों को भी खा जाते थे, और ये अपने आप को मानवों से अलग समझते थे। अब अगर ये माना जाए कि ये मानवों से अलग थे, तो फिर वही तर्क आता है भाई कि अगर ये अलग थे तो इनके फॉसिल मिलने चाहिए। और राक्षस तो ऑल ओवर इंडिया, भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, सब जगह थे, विच मीन्स की लंका तक सीमित नहीं थे। इनको मारा जाता था, इनसे टकराव होता था, सब होता था, लेकिन ये थे सब जगह।
अब इनकी खासियत क्या थी? इनकी खासियत ये थी कि रात में घूमना पसंद करते थे। इनकी खासियत ये थी कि शिकार करके खाना पसंद करते थे। शहर बनाते थे, शहर बहुत बनते थे, सब था। लेकिन एग्रीकल्चर और इस तरीके की चीजें, मुझे नहीं लगता है कि रामायण में ऐसा कुछ मेंशन है कि राक्षसों ने एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफ अपनाई। जंगल को अपना घर बनाते थे, जंगल को अपने हिसाब से मोल्ड करते थे। जंगल में जो जो रावण का महल जिसे कहा जाता है, वो भी कोई अलग से बनाया गया नहीं था। वो एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर उसको खोद खाद के अपना एक आर्किटेक्चर बना लिया गया, विच मीन्स कि नेचर का ही यूज करके अपनी एबिलिटीज को एनहेंस कर लेना। और इन्होंने नाइट हंटिंग को एक तरीके से बिल्कुल उसका पा लिया था एकदम, कि नाइट में हम हंट कर सकेंगे। अब बात आती है कि राक्षसों में मायावी विद्या आ गई थी। जो तो मायावी विद्या क्या क्या होती? मायावी विद्या में आता है उड़ सकना, ठीक है, रात में देख सकना, ऐसे हथियार फेंकना जो कि आपको चौंका दे। तभी तो मायावी है। माया मतलब क्या? जिसका आप तर्क से उसको सामना न कर पाओ। तो जो लोग दिन में काम करके रात में सोएंगे और हल चलाएंगे और अपना खाना पीना खेती बाड़ी इससे निकालेंगे, उनके सामने अगर ऐसा कोई आए जो कि रात में लड़ता हो, और रात में लड़ने वाला जो रात में लड़ सकता है, एक तो उसे आग जलाना आना चाहिए, दूसरा उसकी आंखें तेज होनी चाहिए, तीसरा वो अंधेरे में भी सब कुछ समझ ले, वो सुन ले, वो सूंघ ले, ठीक है, और वो पेड़ों ही पेड़ों ऐसे चला जाए माइंडेड। आज के हिसाब से मत सोचिए, जिस समय की ये ग्रंथ लिखे गए उस समय तो पेड़ ही पेड़ होंगे चारों तरफ। उस समय अगर कोई पेड़ से पेड़ ऊपर जा रहा है तो वो उड़ता हुआ दिखाई देगा हमेशा, है ना। ग्लाइडिंग टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं कि आप एक पेड़ से कूदो और ऐसे कुछ हाथ खोल लिया और उस पर कुछ खाल ऐसी लटकी हुई कि आप ग्लाइड कर गए दूर तक, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो ग्लाइड कर लेते हैं और मानव दिमाग उनको देख के समझ सकता है कि यार ऐसा अगर कर लें तो हो सकता है ग्लाइड कर जाए थोड़ी दूर। मैं ये नहीं कहता हूँ यही होगा, लेकिन ये पॉसिबल है। बड़े जानवरों की चर्बी को सिल के आप ऐसा ग्लाइडर बना सकते हैं जो थोड़ी दूर तक आपको ग्लाइड करा दे, और जो नीचे खड़े हैं उनको लगे यार यार तोड़ लेते हैं, हवा मोड़ लेते हैं, तो इनसे कैसे लड़ेंगे? फिर सबसे बड़ा वेपन आपका कि आप स्वजाति भक्षण करते हैं, कैनिबलिज्म करते हैं, आप दूसरे मानवों को खा जाते हैं, वो भी कच्चा। कई ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें राक्षसों को कहा गया है कि वो कच्चा मांस भैंसे का, जब हनुमान जी गए वहां पे लंका में, तो उन्होंने देखा कि कुछ राक्षस पहले मल्ल युद्ध में खूब उन्होंने अपना मल्ल युद्ध किया, एक्सरसाइज वगैरह करी, फिर एक मारा, गटका मारा एक, और भैंसा वहीं खड़ा था उसको मार के वहीं कच्चा खाने लग गए। तो ये भी एक तरीके की पैरेलल व्यवस्था चल रही थी कि एक व्यवस्था में आज हमें दिखता है कि एग्रीकल्चर इज द डिफॉल्ट वे ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऐसा ना हमेशा नहीं रहा होगा, कई सारी व्यवस्थाएं चली होंगी, उसमें ये व्यवस्थाएं आपस में टकरा गई थी, जो एग्रीकल्चर और एक सेटअप बेस्ड सिस्टम को। अब जैसे राम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? राम रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ लॉज कि ऐसे होना चाहिए। वहीं वानर या सुग्रीव या बाली रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट ऑफ लॉज की, नहीं हम ऐसे जिएंगे। राक्षस एक सेट ऑफ लॉज को बनाते हैं। सब महादेव को पूज रहे हैं, माइंडेड, तीनों लोग महादेव को पूजते हैं, लेकिन सबके लॉज अलग अलग हैं। विच मीन्स कि राक्षसों ने ये कहा कि भाई हम किसी को भी हर लेंगे, जिसको मैंने हथियार दिया ताकत से वो मेरा हो गया। विच मीन्स कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला राज्य चलता होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में आप शासन चला सकते हो, समाज भी बना सकते हो, बहुत बड़ा भले ना बने लेकिन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर देखिए जानवर हायरार्की में काम करते हैं, लड़ाई होती है, फिर एक हायरार्की बन जाती है, हर कोई अपनी हायरार्की में बैठा रहता भैया, और अपने टाइम का वेट करता है कि जिस दिन मैं ताकतवर हो गया अपने ऐसे ऊपर वाले को मार के हटा दूंगा। यही राक्षसों की नीति थी, यही बानरों की भी नीति। बाली को कोई क्यों नहीं हटा पा रहा था? क्योंकि भैया बाली सबसे ताकतवर। अब उसके लिए कहा जाता है कि उसको देखते ही अगर उसने दुश्मन को देखा तो दुश्मन का आधा बल उसके शरीर में चला गया, विच मीन्स कि ऐसा नहीं होगा उसको देखते ही दुश्मन के हाथ पैर ढीले हो गए, अब दुश्मन जो है कुछ नहीं कर सकता है, विच मीन्स कि उसका आधा बल छीन हो गया दुश्मन का। तो मुझे ऐसा लगता है कि वानर, गंधर्व और दूसरे लोग ये कॉम्पीटिंग सिस्टम्स रहे होंगे मानवों के, कि सभ्यता आगे कैसे बढ़ेगी।
गंधर्वों के बारे में खास तौर पे कहा जाता है कला में, चिकित्सा में, ये सब बहुत अच्छा था उनका। ठीक है, तो उन्होंने अपना बहुत पैच में ही सही, लेकिन उन्होंने अपना एक सर्विस सोसाइटी तैयार करी जो कि इस पे फोकस कर रही थी। सक्सेस उसे मिली जो कि हम लोग थे, मतलब हमारा जो वर्जन, जो हमारा मतलब सिस्टम था, जिसमें हम जगह को क्लियर करते थे, खाली अपना एक प्लॉट बनाते थे, प्लॉट के आसपास चारदीवारी होती थी, उसमें घर होते थे, खेत खलिहान बनाते थे, प्रॉपर सिस्टम। जबकि गंधर्व राक्षस और ये दूसरे नियम चलते थे। हमारे यहाँ नियम का सिस्टम ये था कि भाई मैरिज होगी, मैरिज के बाद क्या होगा, मैरिज में के नियम क्या है, आप किसी की दूसरे की औरत को क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, शादी कर सकते हो उसके साथ, उसको हर सकते हो नहीं, ये सारे नियम रामायण और दूसरे उसमें शास्त्रों में बताए गए। वहीं पे राक्षसों में ऐसा नहीं था। राक्षसों में ये था कि भाई जिसने हर लिया तो हर लिया। तो ये सब एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती हुई मानव सभ्यताएं थी, मेरा मानना यही है। मुझे ये कन्विंसिंग भी लगता है। अब अपने बेटे को तो नहीं बता सकता क्योंकि छोटा है, तो उसे क्या समझाना है, लेकिन हाँ, इस पे मैंने काफी सोचा और सोचने के बाद मुझे यही लगा कि यही है सही। और इससे जो टाइमलाइन वाला है कि भाई वो द्वापर त्रेता और इस तरीके से का लाखों साल के युग वाला भी क्वेश्चन नहीं उठता है ना। हमारी जो टाइमलाइन है, जो मॉडर्न साइंटिफिक टाइमलाइन जिसे हम कहते हैं कि भाई 5-6 हजार साल पहले रामायण लिखी गई होगी, तो मुझे लगता है कि हाँ, इसमें हम समझ सकते हैं कि 5-6 हजार साल पहले एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया है और सब लोग जानते हैं, मालूम सबको है। ऐसा नहीं कि राक्षसों को नहीं मालूम होगा कि अपने लेवल पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करते होंगे, लेकिन जो मेंटली सोसाइटी जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो कह रही नहीं, हम तुम्हारा डायरेक्शन नहीं लेंगे, हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, टकराव होते होते इतने ज्यादा राक्षस मर गए, तो उन्होंने सोचा कि यार इन्हीं के तरीके में आ जाओ, इन्हीं के नियम फॉलो कर लो। यही हाल वानरों के साथ हुआ होगा कि वानरों को लगाओगे यार पहाड़ पे बैठे हो, नीचे आओ ना। ये बता तो रहे हैं, जब एग्रीकल्चर विलेज बेस्ड लाइफस्टाइल इतना डेवलप हो गई कि भाई उन्होंने नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए, जिससे कि जिंदगी और आसान हो गई। ठीक है, जैसे पहाड़ पर रहना आसान नहीं होगा, आपको हर वक्त खाने के लिए मतलब इधर उधर जाते रहना, वहीं पे एग्रीकल्चर ने आपको ग्रेन को डोमेस्टिकेट करना, पता नहीं क्या क्या सिखा दिया होगा। तो जब उनको लगा कि नहीं यार ये लाइफस्टाइल ज्यादा अच्छी है, तो वानरों ने धीरे धीरे अपने आप ही ये एग्रीकल्चर बेस्ड लाइफस्टाइल, जो मनुष्य ऐसे जिनको वानर कहा जाता है, उन्होंने ये वाली लाइफस्टाइल अपना ली होगी। यही हाल राक्षसों का रहा होगा कि जब उन्हें लगा कि यार हमसे तो दूसरा कोई कुछ करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हम तो जब देखो मारने में तुले रहते हैं सबको, तो वो धीरे धीरे अपने आप को बदल लिए, उन्होंने लाइफस्टाइल बदल ली, और वो भी एग्रीकल्चर और एक लॉ और फलाना ढिमका। तो बेसिकली ये टकराव कल्चर्स का था, और कल्चर जो जीत के आया वो आज सामने है। इसीलिए आज हमें और दूसरे कल्चर दिखाई नहीं देते हैं। फिर रिलीजन बेस्ड, अब्राहमिक रिलीजन बेस्ड कल्चरों का विकास हुआ, जो कि अभी 1000-2000 साल पहले ही हुए हैं। लेकिन उससे पहले की बात में यही था कि जब सेटलमेंट शुरू हुई बनने, तो कई सारे कॉम्पीटिंग सभ्यताएं होंगी, और उनमें से जो सबसे सक्सेसफुल रही वो आज दिखाई दे रही है। बस यही मेरा तर्क है। अगर कोई सवाल हो, कोई आपकी तरफ से जो देख रहा है उसकी आपकी तरफ से कुछ है भाई, तो मैं जानना चाहूंगा। बड़ा फैसिनेटिंग टॉपिक है, एक सिविल डिस्कशन इस पे किया जा सकता है, और बाकी जो भी विचार हो बताइएगा।